हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पेमेंट मैकेनिज्म देखेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, दैट इज आल्सो नोन एज पीएसएस एक्ट 2007। इस एक्ट को बनाने का क्या रीजन था और क्या इसका जरूरत थी जिसके कारण ये एक्ट बना। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। पीएसएस इन इंडिया इज पेमेंट एंड सेटलमेंट इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके पेमेंट और सेटलमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत थी, जो हम लोगों ने इस एक्ट के थ्रू दिया। दे आर कवर्ड बाय Payment and Settlement Systems Act 2007. In short, it is also known as PSS Act 2007. Legislated in December 2007. चूंकि 2007 में ये स्टार्ट हुआ था एंड इट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है जिसके थ्रू पेमेंट सिस्टम्स रेगुलेट होते हैं। हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको रेगुलेट करना और इसको कंट्रोल करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। एंड द बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स। तो इस एक्ट के दो बॉडीज हो गए, एक सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। इन सबों का काम किया था जो भी ट्रांजैक्शंस है वो मेरा सेफ हो, सिक्योर हो और साउंड एफिशिएंट पेमेंट इन पेपर बेस्ड एंड डिजिटल पेमेंट। हमारे पास दो तरह के मेथड्स यूज किए जाते हैं, पेपर बेस्ड एंड डिजिटल पेमेंट। पेपर बेस्ड कहने का मतलब जैसे चेक से हमने किसी तरह का ट्रांजैक्शन किया भी है, और भी अदर हमारे पास मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेथड होता है डिजिटल पेमेंट, लाइक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई एटसेट्रा। तो यहाँ जो डिजिटल पेमेंट है, इस डिजिटल पेमेंट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। बैंकिंग कहने का मीनिंग हो गया, तो यहाँ दो तरह से हम लोग पेमेंट और ट्रांजैक्शंस का काम करते हैं, पेपर बेस्ड एंड डिजिटल पेमेंट। पेपर बेस्ड के बेस में हम लोग चेक यूज करते हैं, डिजिटल पेमेंट में बैंकिंग के थ्रू हम लोग जैसे एसबीआई कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा हुआ वो हम यूज करते हैं। नॉन बैंकिंग के केस में पेटीएम, गूगल पे, ये सब हम यूज करते हैं। तो ऐसे सारे पेमेंट्स जो डिजिटल पेमेंट हो या पेपर बेस्ड हो, इनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हमारा ट्रांजैक्शन सेफ हो, सिक्योर्ड हो और इफिशिएंट हो, फास्ट हो, इसके लिए एक एक्ट की जरूरत थी जो इस सारी चीजों को के रूल रेगुलेशंस और इससे रिलेटेड हमारा गाइडलाइन बना सके। इसी एक्ट को हम लोगों ने कहा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं जिससे समझ में आएगा कि आपको इस एक्ट की क्यों जरूरत थी। जैसे सबसे पहले हमारा जो ट्रांजैक्शंस होते थे चेक के थ्रू होते थे, तो बाद में यहाँ पर एक सिस्टम लाया गया, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, जिसको यूपीआई कहते हैं, जिसमें एक यूनिक आईडी दिया गया। जिस यूनिक आईडी से हम किसी भी आईएफएससी या किसी भी बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जनरली ये आईएफएससी कोड हमारे किसी बैंक ब्रांच के होते हैं। अब ये सेम बैंक के भी हो सकते हैं, डिफरेंट बैंक के भी हो सकते हैं। तो यदि डिफरेंट बैंक के हैं तो वहां पे और भी डिले होगा, सेम बैंक के हैं तो ये कुछ फास्ट भी हो सकता है। पहले हम लोग ये सब चीज मैनुअली करते थे, अब ये सब डिजिटली होता है। तो एक सिंगल आईडी हमें दिया गया 11 अप्रैल 2016 को कि आप एक ही आईडी रखिए और वो उस आईडी के थ्रू जो भी आपका ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया गया वो आईडी है, उस आईडी से आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने के बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो आईएफएससी का प्रॉब्लम था, नंबर ऑफ आईएफएससी कोड भी बहुत सारे थे और यहाँ पे इफिशिएंट ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे थे। इस तरह के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस जो भी बनाए जाएंगे वो
उस एक्ट का नाम होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। इसी एक्ट का एक सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन 25, और इसकी 2 धारा है 1 और 2, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई बैंक से हमारा ईएमआई दिया हुआ है, तो उस ईएमआई का एक्चुअल कंसेप्ट होता है कि हमने कोई सामान लिया और उसके पेमेंट के लिए हमने बैंक से लोन लिया, जिसमें हम अपना पेमेंट मंथली करते हैं ईएमआई के फॉर्म में। यदि हम मंथली उसको पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ महीनों तक उसका पेमेंट ना कर पाए। इसके लिए ईएमआई का कंसेप्ट है। ईएमआई का कंसेप्ट में कहता है कि बैंक से हमारा एग्रीमेंट होता है कि जो भी उधार लिए हैं सामान, उनके अकाउंट से बैंक को मंथली जो भी प्रीमियम है, ईएमआई है, वो प्रीमियम कट जाएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसा हुआ जिसमें कि जो सामान परचेज किए हैं जो बोरोअर्स हैं, उनके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो 3 मंथ्स तक यदि आपने उनको नहीं दिया तो बैंक से आपको नोटिस जाएगा। अब ये नोटिस आपके चेक बाउंस नोटिस होंगे। अब चेक बाउंस नोटिस आप तो कहें कि हमने तो चेक दिया नहीं, तो फिर ये नोटिस कैसा। लेकिन इसका एक रूल इस एक्ट में सेक्शन 25 के धारा 1 और 2 में दिया हुआ है कि यदि आप किसी ईएमआई को 3 मंथ्स तक नहीं पे करते हैं, तो उस केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NIA 1881 सेक्शन 138 के थ्रू आपको एक चेक बाउंस की नोटिस जा सकती है फ्रॉम सिविल कोर्ट। तो ये हमारा सिविल कोड जो ओरिजिनल एक्ट है, हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट में है, 1881 में ये एक्ट बना था, जिसका सेक्शन है 138। उस 138 के थ्रू आपको सिविल कोर्ट से चेक बाउंस की नोटिस मिल जाएगी बिना चेक दिए हुए। जनरली चेक यदि हम दें और चेक का अमाउंट हमारे अकाउंट में नहीं है, तो वैसे केस में भी चेक बाउंस होते हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चेक नहीं दिए, ईएमआई लिए हैं और 3 मंथ्स तक हमने पेमेंट नहीं किया। बैंक को ये राइट है कि वो आपको चेक बाउंस की नोटिस दे सके, और इस चेक बाउंस की नोटिस सिविल कोर्ट से आपको मिलेगी। सिविल कोर्ट में ये NIA का रूल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का ये एक्ट है, जिसमें सेक्शन 138 के थ्रू सिविल कोर्ट इस केस में आपको चेक बाउंस की नोटिस दे सकती है। इस चेक बाउंस के नोटिस में क्या है, जनरली आप ये सोचेंगे कि हमारे पास तो हमने तो चेक दिया नहीं, ये बैंक रॉन्ग नोटिस दे रही है। तो वैसे केस में यदि आपने इसको इग्नोर किया तो इससे आपको मैक्सिमम 3 साल तक की सजा हो सकती है, या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज में जितना अमाउंट है, यदि हमारा ईएमआई 15,000 है, यदि 15,000 है या जो भी अमाउंट्स हो, तो इसका डबल और इससे ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ता। तो इस तरह के जो केसेज हैं वो किसके थ्रू रेगुलेट होंगे, वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के थ्रू होगा, जिसको हम शॉर्ट में PSS एक्ट 2007 कहेंगे। और ये एक्ट हमारे जितने भी पेमेंट मैकेनिज्म है उन सबों पर अफेक्टेड होंगे। इसी वजह से हमने आपको इस एक्ट के बारे में बताया। और अधिक डिटेल्स जानना हो तो आप इस एक्ट को कहीं से या किसी लॉयर से या थ्रू नेट आप इसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। अगेन ये टॉपिक हमारे BPSC UPSC एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी हमने देखा PSS एक्ट 2007, जिसके सारे यूजेज होते हैं, और सारे जितने भी हमारे पेपर बेस्ड हो या डिजिटल पेमेंट हो, ट्रांजैक्शंस हो, उन सबों पर इस एक्ट को हम अप्लाई करते हैं, या ये सारा ट्रांजैक्शंस हमारा उस एक्ट से गाइडेड हो। तो जितने भी पेमेंट मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, इस सारे पेमेंट मैकेनिज्म में उस एक्ट की जरूरत होगी। इसी वजह से हमने आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग आते हैं पेमेंट मैकेनिज्म क्या है। कोई भी ई-कॉमर्स साइट्स यदि है, जैसे अमेजन या हमारा कोई भी अदर साइट्स हो, तो वहाँ से यदि हम कोई
गुड्स परचेज करें या कोई सर्विस परचेज करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमें ट्रांजैक्शन करने होते हैं, जिसको हम ई कॉमर्स में कहते हैं कि कहीं से भी यदि कोई सेलिंग या बाइंग हो रहा है तो ये ई कॉमर्स का पार्ट होगा और ई कॉमर्स में हमें ट्रांजैक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से, किस मेथड से हम लोग करते हैं, इसी पर ये टॉपिक है। और कितने तरह के डिफरेंट मैकेनिज्म है, कितने तरह के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू हम ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये कंप्लीट पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। और जितने भी पेमेंट मैकेनिज्म होंगे उस पे जो हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम जो है 2007, उसके सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ई कॉमर्स साइट्स आर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट where electronic payment refers to paperless monetary transactions। यहाँ पे paperless transactions है। Electronic payment has revolutionized business processing by reducing paperwork, transaction cost and labor cost, being user friendly and less time consuming than manual processing. It helps business organization expand their market reach expansion। Listed बिलो आर सम ऑफ द मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। यहाँ पे हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट्स मेथड्स के लिस्ट दे रहे हैं। सबसे पहला होता है प्लास्टिक मनी। इस प्लास्टिक मनी के अंदर कई डिफरेंट कार्ड्स आते हैं, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड लाइक गोल्डन स्मार्ट कार्ड, जिसके थ्रू आप 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख हेल्थ से रिलेटेड अमाउंट ट्रांजैक्ट कर सकते हैं इस मोदी गवर्नमेंट में। सिम कार्ड, हेल्थ कार्ड, मेट्रो कार्ड एटसेट्रा। मेट्रो कार्ड के थ्रू आप मेट्रो में कहीं भी आप आना जाना चाहते हैं तो मेट्रो कार्ड से आप अपना टिकट परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह के स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। चार्ज कार्ड है। देन ई मनी के अंदर में कई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कैश, जिसको ई कैश भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक, ई चेक, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स, ई वॉलेट्स, माइक्रो पेमेंट्स, पीयर टू पीयर पेमेंट, जिसको हम ई कैश भी कहते हैं। और फिर आते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर शॉर्ट में इसे हम फिनटेक भी कहते हैं। पेटीएम मनी, फोन पे, मोबिलविक, पॉलिसी बाजार, फ्री चार्ज, पेयू, ईटी मनी, लेंडिंग कार्ड, एमएस स्वाइप, इजेड टैप, बिलडेस्क, लोन टैप, फिनो पेटेक, कैपिटल फ्लोट, पाइन लैब्स और लास्टली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और भी बहुत सारे डिफरेंट अदर मेथड्स होते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जिस टेक्निकल टर्म्स को हम पहले यहाँ पर देखेंगे। इस प्लास्टिक कार्ड को आप कैसे यूज करते हैं ये जानने के लिए हमें कुछ टेक्निकल टर्म की जरूरत पड़ेगी। यदि हमारा कोई कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एसबीआई का है और यदि हम पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में यूज कर रहे हैं, तो वैसे केस में एसबीआई का, चूंकि हम कस्टमर एसबीआई के हैं तो मेरा सारा इंफॉर्मेशन एसबीआई के पास है। और कार्ड हम यूज कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो पंजाब नेशनल बैंक का ये एटीएम मशीन इसकी इंफॉर्मेशंस को समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पीएनबी सबसे पहले तो ट्राई करेगी कि एसबीआई से हमारे इस कार्ड का सारा इंफॉर्मेशंस मिले मेरे को, लेकिन एसबीआई बैंक हमारे इस इंफॉर्मेशंस को पीएनबी से कभी शेयर नहीं कर सकता। इसके पीछे रीजन है, यदि हम पीएनबी को अपने कस्टमर का इंफॉर्मेशन शेयर कर दे तो इसका ये मिसयूज कर सकता है या और अदर यूज कर सकते हैं। तो वैसे केस में यहाँ कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये आता है कि यदि इस तरह से हमको ट्रांजैक्शन करना हो, हम एक काम तो कर सकते हैं कि पीएनबी का कार्ड पीएनबी के एटीएम में लगाएं तो उसकी ट्रांजैक्शन हो सकती है, लेकिन इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पे हम यदि ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे हमारा एसबीआई का कार्ड है और वहाँ पे मशीन हमारा पीएनबी का दिया हुआ है, एसबीआई की मशीन नहीं है, तो वहाँ हमारे अमाउंट ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग प्लास्टिक कार्ड को लाए। प्लास्टिक कार्ड्स में हम लोगों ने क्या किया कि यदि ये एसबीआई कार्ड हम अपने पीएनबी में यूज करते हैं, इसको इस कस्टमर का जो डेटा है इसके लिए इस एसबीआई को एक्सेस नहीं करके
वो एक दूसरे पेमेंट गेटवे जिसको हम लोग कहते हैं कार्ड नेटवर्क, इसको एक्सेस करेगा। एक्चुअली कार्ड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है, पेमेंट गेटवे एक ऐसा नेटवर्क है जिस नेटवर्क से हमारे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया जो भी हमारे बैंक्स हैं, वे सारे बैंक इस पेमेंट गेटवे से और कार्ड नेटवर्क से एसोसिएटेड होते हैं। और ये इस पर यदि हमारा बैंक अपना इंफॉर्मेशन इसको देता है तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा सिक्योर्ड होगा। इसी तरह से हर एक बैंक के कस्टमर का सारा इंफॉर्मेशन इस कार्ड नेटवर्क के पास होते हैं, जिसको हम लोग पेमेंट गेटवे का भी नाम देते हैं। तो कार्ड नेटवर्क्स में कौन कौन से कार्ड नेटवर्क्स हैं? यहाँ पर एक कार्ड नेटवर्क हमारा वीज़ा होता है, दूसरा होता है मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर क्लब्स। इस सारे में से हमारे जो एक है रुपे, ये इंडियन गेटवे है, और बाकी जो हमारे हैं वो फॉरेन के गेटवे हैं। इसलिए वहाँ पे यदि आप वीज़ा से यूज़ करते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये यूएसए का पेमेंट गेटवे है, ये दोनों यूएसए के पेमेंट गेटवे हैं। तो ऐसे केस में अमेरिकन एक्सप्रेस ये हमारा अमेरिका का है। तो इन सारे पेमेंट गेटवे से यदि यूज़ करते हैं तो इस पर कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है, और हमारा सारा डेटा अपने कंट्री से बाहर जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए ही बाद में हमारे इंडिया गवर्नमेंट में इस चीज़ को रोकने के लिए इन लोगों ने कहा मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड को कि भाई आप अपना सेटअप इंडिया में रखिए, और इंडिया के जितने भी बैंक के डेटा हैं उस डेटा का इंफॉर्मेशन आप इंडिया के ही स्टोरेज लोकेशन पर स्टोर कीजिए, ताकि यहाँ का डेटा इंडिया में ही यूज हो सके। अभी तक जो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड बन चुके हैं उसको तो हम लोग, हमारी कंट्री इसको अभी यूज कर रही है, लेकिन नए मास्टर कार्ड अब नहीं बन रहे हैं। जो भी मास्टर कार्ड्स थे उनको केवल एक्सेस हो रहा है। अब इसके लिए इन लोगों को कहा गया है कि आप इमीडिएटली इंडिया में अपना सर्वर रखिए, अपना स्टोरेज लोकेशन रखिए। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ही यहाँ पे इंडिया का एक गेटवे दिया गया जिसको रुपे कहते हैं। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है? वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर्स क्लब्स, इन सब के यदि कार्ड हमारे पास है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो हम नेशनली और इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन रुपए का चूंकि इंडियन का है, इसलिए नेशन वाइड तो आप कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए इसमें एक ऑप्शन है जिसको कि इंटरनेशनली एक्सेस करने की परमिशन देना पड़ेगा। यदि वैसा करते हैं तो आप नेशनली और इंटरनेशनली रुपए से भी कर सकते हैं। हमारी पूरी मार्केट जो है इसमें जनरली 50% ट्रांजैक्शंस इस वीज़ा के थ्रू है, 30 to 25 मास्टर कार्ड के थ्रू है, और रेस्ट जो हमारा है वो रुपए और अदर कार्ड के मेंबर से है। तो इस तरह से पूरी ट्रांजैक्शंस है। लेकिन यदि हमारा पास इंडियन गेटवे अवेलेबल्स है रुपए, तो हम क्यों इस वीज़ा और मास्टर कार्ड पे जाएं, क्योंकि यहाँ अभी हमारा डेटा आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, हमारा डेटा आउट ऑफ कंट्री है जिसका वो मिसयूज कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि हम अपने रुपए इंडियन पेमेंट गेटवे को यूज़ करें, और इस पेमेंट गेटवे का डेटा जनरली हम ये मान करके चलते हैं कि कहीं भी लीक नहीं होगा, कहीं भी हैक नहीं होगा। तो इस कार्ड नेटवर्क के पास सारे बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डेटा का इंफॉर्मेशन होता है। तो जब भी आप अब इस डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के बाद अब यदि इस कार्ड को हम यहाँ पर यूज़ करें, एसबीआई का कार्ड पीएनबी के एटीएम में यूज़ करें, तो ये एटीएम सबसे पहले कंसल्ट करेगा इस कार्ड नेटवर्क से। यदि मेरा वीज़ा का है या रुपए का कार्ड है तो वो यहाँ पर आकर के ये पता करेगा कि ये जो अमाउंट है, ये जो कार्ड है वो सही है कि नहीं।
इसके लिए चूंकि इसका पूरा इंफॉर्मेशन, इस कार्ड का पूरा इंफॉर्मेशन एसबीआई के पास है और एसबीआई का सारा डेटा इस कार्ड नेटवर्क के पास है, तो वो इसको पहले वेरीफाई करेगा कि कार्ड वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो जितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन की बात किया जा रहा है वो अमाउंट अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर के यहाँ पे आएगी। यदि ये पैसा यहाँ से निकाल रहा है तो उतना अमाउंट इससे निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम आसान हो गया कार्ड नेटवर्क के आने से या इस तरह के पेमेंट गेटवे आने से। तो हमारे पास स्पेशली 5 पेमेंट गेटवे हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर्स क्लब्स एंड रुपे, जिसमें से 4 हमारे हैं फॉरेनर है और 1 हमारा इंडियन है। हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो रुपए के थ्रू करें। और अब इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। किसी भी बैंक का कोई भी कार्ड है, किसी भी एटीएम पर कहीं भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ड्यू टू दिस कार्ड नेटवर्क। इसमें प्रोसेस यही होता है, हम अपने कार्ड को किसी भी एटीएम में डालें तो ये एटीएम हमारे इस कार्ड नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और ये कार्ड नेटवर्क से सारे बैंक कनेक्टेड हैं और उस बैंक की सारी इंफॉर्मेशंस इनके पास है जो सिक्योर्ड है। तो ये वहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा और जैसे ही हमारा रिक्वेस्ट इस एटीएम में जाता है, एटीएम इस कार्ड नेटवर्क से कंसल्ट करेगा। इस कार्ड नेटवर्क का काम होगा उस बैंक से सारी इंफॉर्मेशन लेना जिसका ये कार्ड है और जिस एक होल्डर का ये कार्ड है। वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन, एक अमाउंट चेक कर वो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा, ऑथेंटिकेट कर देगा। यही हमारा प्रोसेस है। अब हम यहाँ पे जो पहला कार्ड है प्लास्टिक कंसेप्ट, वो हमारा डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड क्या है? अ डेबिट कार्ड लाइक अ क्रेडिट कार्ड। इसको क्रेडिट कार्ड की तरह ही ये भी होते हैं, लेकिन कुछ अलग इसमें फैसिलिटी है और क्रेडिट कार्ड में कुछ एडवांस फैसिलिटीज हैं, लेकिन दोनों में डेबिट कार्ड ज़्यादा सिक्योर्ड है। इज ए स्मॉल प्लास्टिक कार्ड, ये प्लास्टिक कार्ड है, पहले ही हम बता चुके। विथ अ यूनिक नंबर मैप्ड विद द बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पे एक यूनिक नंबर दी हुई होती है जो इस जगह पे दिया हुआ है। इस तरह के यूनिक नंबर होंगे और ये नंबर बैंक से हमारा मेरे बैंक अकाउंट से एसोसिएटेड होते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ बैंक अकाउंट बिफोर गेटिंग। डेबिट कार्ड की एक कमी क्या है कि डेबिट कार्ड के लिए आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। यदि अकाउंट है तभी आप डेबिट कार्ड बना सकते हैं। गेटिंग अ डेबिट कार्ड फ्रॉम द बैंक। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड इज दैट इन द केस ऑफ पेमेंट थ्रू अ डेबिट कार्ड, the amount gets deducted from the card's bank account immediately and there should be sufficient balance in the bank account for the transaction to get completed, whereas in case of credit card transaction there is no such compulsion. हमारे पास डेबिट कार्ड चूंकि किसी न किसी बैंक से कनेक्टेड होता है, बिना मेरा बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड इशू नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी हम डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस बैंक में हमारे अकाउंट में जितनी भी अमाउंट्स है, यदि मेरे पास 1 लाख अमाउंट्स है तो हम इस डेबिट कार्ड से मैक्सिमम 1 लाख तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये एक तरह से लोन है। क्रेडिट कार्ड एक तरह से हमारा लोन है, तो यहाँ पर ऐसा कोई लिमिट नहीं होता कि मेरे किसी बैंक में अकाउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ये एक तरह से हम बैंक से लोन लेते हैं जिसमें हमारा एग्रीमेंट होता है। यदि किसी बैंक में मेरा अकाउंट है तो उस अकाउंट के बेसिस पर मेरा क्रेडिट क्या है, मेरा गुडविल क्या है बैंक के साथ। यदि मेरा गुडविल बहुत अच्छा है तो मेरे नाम से क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है, जिसके लिए हमें अप्लाई करना होगा और मेरे गुडविल और अमाउंट ट्रांजैक्शंस की बेसिस पर इसकी वैलिडिटी होती है कि इस कार्ड में मैक्सिमम हम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगेन इस कार्ड की एक चीज़ खासियत है कि यदि हमारा 50,000 का है तो हम 50,000 तक मेरे अकाउंट में पैसा हो या नहीं हो, हम उस बैंक में मेरा अकाउंट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको 50,000 का यदि लिमिट दे रखा है तो 50,000 का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए वो 2 से 3 महीने की
छूट देते हैं जैसा आपका गुडविल हो। यदि उस बीच में ये 50,000 हम फिर से बैक कर दिए तो हम फिर से आप 50,000 का कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अकाउंट में कोई भी अमाउंट रहे बगैर। तो ये हमारा क्रेडिट कार्ड का रूल होता है। लेकिन यदि लिमिट टाइम के अंदर हमने इस लोन को इस पेमेंट को नहीं चुकाया तो इस पर हमें चार्ज लगेंगे और वो चार्ज बैंक चार्जेज या बैंक इंटरेस्ट से काफ़ी अधिक होता है। तो कोशिश यही हम करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से यदि कोई काम कर रहे हैं तो कभी भी मेरा लिमिट क्रॉस नहीं हो। डेबिट कार्ड के साथ कंसेप्ट होता है कि हमारे अकाउंट में जितना पैसा है उतने ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसमें रिस्क कम है, इसमें रिस्क ज़्यादा है। यदि हमने अमाउंट ट्रांजैक्ट कर दिया और टाइम पर यदि हम इस अमाउंट को पे नहीं किया तो हेवी चार्ज हमारे लग सकते हैं। डेबिट कार्ड्स फ्री द कस्टमर टू कैरी कैश एंड चेक्स। इवन मर्चेंट्स accept a debit card, really having a restriction on the amount that can be withdrawn in a day using a debit card helps the customer to keep check on his her spending. We can use debit card to get। अब इस डेबिट कार्ड को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? एटीएम से कैश निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन मेक परचेज विथ इट लाइक वी मेक परचेज विथ क्रेडिट कार्ड। जैसे क्रेडिट कार्ड से हम परचेज के लिए यूज कर सकते हैं वैसे डेबिट कार्ड से भी यूज कर सकते हैं। विथ डेबिट कार्ड्स वी मे नीड टू एंटर आवर पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे कार्ड पे होती है जिसको एटीएम कार्ड का रीडर रीड करते हैं। लेकिन एक हमारा पिन नंबर भी होता है जो हमारी मेमोरी में होती है। यदि ये पिन और मेरा कार्ड किसी को मिल गया तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है। ऑल्दो मेनी डेबिट कार्ड्स कैन बी यूज टू मेक परचेज विदाउट अ पिन। कुछ ऐसे भी डेबिट कार्ड्स हैं जिसमें कि पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। डेबिट कार्ड्स ड्रॉ द फंड्स इमीडिएटली फ्रॉम द एफिलिएटेड अकाउंट। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट से अमाउंट इमीडिएटली ट्रांजैक्ट होगा यदि वो पैसा आपके अकाउंट में है। सो आवर स्पेंडिंग इज लिमिटेड टू व्हाट्स अवेलेबल इन आवर चेकिंग अकाउंट and the exact amount of money we have to spend will fluctuate along with our account balance। वैसे तो डेबिट कार्ड के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता है। क्रेडिट कार्ड के कुछ फीस हो सकते हैं लेकिन डेबिट कार्ड हमारा सिक्योर्ड होता है और जनरली इसमें कोई फीस नहीं लगते। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में हमारे पास ऐसे चार्जेज आते हैं डेबिट कार्ड्स में जिनकी लिस्टिंग यहाँ पे दी गई है। Generally, debit cards do not have annual membership fees or cash advance charges, but there are other potential fees to consider. First, ATM transaction fee. If we withdraw cash from an ATM that's not affiliated with the bank that issued our debit card, we may be charged an ATM transaction fee. These fees are also called out of network fees। यदि हम वैसे एटीएम कार्ड में अपने डेबिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं जिससे कि जो कि हमारे बैंक का नहीं है और वहाँ से यदि उसका कोई एफिलिएशन या उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है तो वहाँ पे हमें इस डेबिट कार्ड से चार्ज देना होगा। सपोज एसबीआई का मेरा डेबिट कार्ड है और एसबीआई यदि पीएनबी से एसोसिएटेड नहीं है, एफिलिएटेड नहीं है और अब यदि हम पीएनबी के एटीएम में अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करें तो इस चार्ज को पे करना होगा। इनसफिशिएंट फंड फी। इफ वी यूज कार्ड टू स्पेंड मोर देन वी हैव इन आवर अकाउंट। यदि कार्ड लेते वक्त जो हम फॉर्म भरते हैं वहां पे हम ये मैसेज दें कि हम अपने अकाउंट से अधिक खर्च भी कर सकते हैं तो वैसे केस में वी कैन फेस एन insufficient funds charge. These fees are also called non-sufficient funds NSF fees। If we have next जो हमारा फीस होता है overdraft fee। If we have registered our overdraft protection and spend more than our limit, our purchase will go through but we will incur overdraft fees। यदि ऐसा हमने वहाँ पे परमिशन लिया है कि हम ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं या हमारा अकाउंट्स के अमाउंट से ज़्यादा हमारा ट्रांजैक्शन हो सकता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यदि हमने ली है तो वैसे केस में इस तरह की फीस आपको लगेंगे।
नेक्स्ट जो हमारा फीस होता है रिप्लेसमेंट कार्ड फी। वी माइट इनकर अ रिप्लेसमेंट कार्ड फी if our debit card is lost, damaged or stolen and we need to order a new card। यदि हमारा कार्ड चोरी हो गया, डैमेज हो गया या खो गया या हमारे नए कार्ड की जरूरत है, तो वैसे केस में कार्ड फी की फीस हमें देनी पड़ेगी। फॉरेन ट्रांजैक्शन फी। इफ वी यूज आवर डेबिट कार्ड टू परचेज अ फॉरेन करेंसी, we could get charged a foreign transaction fee such as 3% of the transaction amount। जितना भी अमाउंट हम वहां से देंगे, तो फॉरेन ट्रांजेक्शन करने में यदि हमारा 1 लाख का है तो 1 लाख पर 3% का ट्रांजेक्शन फी हमें देना होगा। जनरली ये सारी फीसेज नॉर्मल डेबिट कार्ड में नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम कोई स्पेशल फैसिलिटी अपने इशूइंग बैंक से हमने लिया है तो उस केस में ये सब चार्जेज हो सकते हैं। और रिप्लेसमेंट कार्ड फीस तो जनरल है, यदि हमारा कार्ड रिप्लेस हो रहा है तो उसकी चार्ज लगेगी। सो दीज आर द सम डेबिट कार्ड फीस। नाउ बिफोर एनी ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है, जैसा अभी PSS एक्ट 2007 में हमने देखा, और इसके पहले जो हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ा था, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योर डिफरेंट सिक्योर प्रोटोकॉल्स। तो इन सबों का क्या यूज है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन यदि हो रहा है तो वहां पहले ऑथराइजेशन होता है। आफ्टर ऑथराइजेशन हम उस ट्रांजैक्शन को सेटल करते हैं। तो ऑथराइजेशन का रूल हम लोग इसके पहले थ्रेड्स में देख चुके हैं, और वो कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे, वो हम यहाँ देखेंगे। देन नेक्स्ट, आफ्टर ऑथराइजेशन वी कैन सेटल द पेमेंट। तो यहाँ 2 स्टेप्स होंगे, एक ऑथराइजेशन का, दूसरा सेटलमेंट का। सबसे पहले हम ऑथराइज करेंगे कि हम वही पर्सन हैं या नहीं, और हम ऑथराइज हैं या नहीं इस ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो इसमें कुछ एंटिटीज आएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यहाँ कार्ड नेटवर्क है। कार्ड नेटवर्क जैसे कि हमारा यहाँ पे वीजा हो सकता है या रुपए हो सकते हैं, या कोई भी पेमेंट गेटवे जिसको कि कार्ड नेटवर्क में अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। पे यू भी हो सकते हैं। ये सब हमारे कोई भी कार्ड नेटवर्क का एक मेंबर्स हो सकते हैं। अब यदि हमारा कस्टमर यहाँ से अपना कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो कस्टमर चूज टू पे बाय कार्ड एंड प्रोवाइड्स देयर कार्ड डिटेल्स। वो अपनी पूरी कार्ड डिटेल्स यहाँ पे मर्चेंट्स को देगा। जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके वेबसाइट्स पर मैसेज डालते हैं कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन, कार्ड नंबर्स, CVV नंबर्स एंड एक्सपायरी डेट्स एटसेट्रा। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस यहाँ पे जाएंगे। इस मर्चेंट्स के साइट्स पर ये इंफॉर्मेशन देने के बाद ट्रांजैक्शन इन्फो, जिसको हम ट्रांजैक्शन इन्फो कहते हैं, जो भी हमारे कार्ड नंबर्स हैं, CVV नंबर्स हैं, या और अदर जो भी इंफॉर्मेशन डेबिट कार्ड से, पिन से रिलेटेड OTP हम जो भी दे रहे हैं, दैट आर द ट्रांजैक्शन इन्फो, एंड दिस इन्फो इज ट्रांसफर्ड वाया पेमेंट गेटवे। अब ये पेमेंट गेटवे के थ्रू जाएगा। हम पेमेंट गेटवे हमारा एक सर्वर होता है जिसके थ्रू हमें इस इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे टू द मर्चेंट्स पेमेंट प्रोसेसर। ये मर्चेंट, ये जो हमारा मर्चेंट्स है उसके प्रोसेसर पर, पेमेंट प्रोसेसर्स पर, और ये पेमेंट प्रोसेसर्स, हमारा पेमेंट प्रोसेसर ट्रांसफर्स इन्फो टू द रिलेवेंट कार्ड नेटवर्क। अब यदि हमारा वीजा का कार्ड है तो वीजा के कार्ड नेटवर्क पे जाएगा, पेयू का है तो पेयू के पास जाएगा, यदि मास्टर कार्ड का है तो मास्टर कार्ड के पास जाएगा। और चूंकि ये कार्ड नेटवर्क कंट्री और आउट ऑफ कंट्री के सारे बैंक से कनेक्टेड होते हैं, उनकी अपनी एक लिमिटेशंस है और स्कोप होता है, जो जितने वाइड्स हैं उतनी अधिक दूर, उतने रेंज तक उनका ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जिस कार्ड नेटवर्क का भी हमारा ये कार्ड है उससे वो कंसल्ट करेंगे, और मेरे अकाउंट का जो ऊपर अभी हमने बताया, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, वहां से सारी डिटेल्स ये कार्ड नेटवर्क लेकर पेमेंट प्रोसेसर ट्रांसफर्स इन्फो टू द रिलेवेंट कार्ड नेटवर्क
एंड कार्ड नेटवर्क ट्रांसफर इन्फो टू द कस्टमर्स इशूइंग बैंक। कस्टमर्स के जो बैंक है उसको इशू कर देगा और वहां से वो अब इंफॉर्मेशन लेगा आफ्टर चेकिंग द ट्रांजैक्शन इज लेजिटिमेट एंड फंड्स आर अवेलेबल। क्या ये ट्रांजैक्शन सही है और उसके अकाउंट में फंड्स है या नहीं। द इशूअर सेंड्स अ रेस्पॉन्स बैक टू द कार्ड नेटवर्क। तब ये इशूइंग बैंक वहां से सारा इंफॉर्मेशंस, ये अभी हमने देखा यहाँ पे कार्ड नेटवर्क, ये इंफॉर्मेशंस इशूअर बैंक को भेजा। अब इशूअर बैंक का काम होता है कार्ड नेटवर्क रिलेज दिस रेस्पॉन्स टू द पेमेंट प्रोसेसर्स। जो हमारा मर्चेंट्स का पेमेंट प्रोसेसर है उसको ये ट्रांसफर कर देगा। देन पेमेंट प्रोसेसर रिलेज दिस रेस्पॉन्स टू द पेमेंट गेटवे। इसके बाद ये पेमेंट गेटवे को देगा और पेमेंट गेटवे के बाद हम यहाँ चले जाएंगे। पेमेंट गेटवे नोटिफाइज बोथ द मर्चेंट एंड द कस्टमर्स ऑफ द रेस्पॉन्स। जो भी हमारा रेस्पॉन्स आया, वैलिड है नहीं है, ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन मर्चेंट और कस्टमर दोनों को ये पेमेंट गेटवे ट्रांसफर कर देगा। ये हमारा वैलिड है, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, वैलिड यूजर है या नहीं, ये चीज दोनों को मिल गए, मर्चेंट को भी मिल गया और कस्टमर को भी मिल गया कि ये ऑथेंटिकेट हो गया। इसी प्रोसेस को यहाँ पे हमने लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये 9 स्टेप्स है। इसके पहले जो हमने बताया वो 9 स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ऑथेंटिकेट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का काम होता है और इस सेटलमेंट और क्लियरिंग पर वो सारे एक्ट PSS 2007 के जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम होंगे। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट स्टेप क्या क्या है। मर्चेंट एट द एंड ऑफ डे मर्चेंट सेंड्स बैच ऑफ ऑथराइज ट्रांजेक्शन्स टू देयर पेमेंट प्रोसेसर्स। जो भी मर्चेंट्स है, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जो ऑथराइज हैं, उस सारी की इंफॉर्मेशंस पेमेंट प्रोसेसर्स के पास देते हैं। पेमेंट प्रोसेसर रिलेज ऑथराइज ट्रांजेक्शन्स थ्रू रिलेवेंट कार्ड नेटवर्क। अब ये जितने भी पेमेंट प्रोसेसर्स हैं वो इस ऑथराइज ट्रांजेक्शन्स के बारे में कार्ड नेटवर्क को रिले करेंगे। देन मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक डिपॉजिट्स फंड्स इनटू देयर मर्चेंट्स अकाउंट। तब ये मर्चेंट्स एक्वायरिंग बैंक जो हमारे होते हैं, मर्चेंट्स की जो बैंक होती है, उनमें उनके अकाउंट में हमारा फंड्स डिपॉजिट्स होता है। कार्ड नेटवर्क्स डेबिट कस्टमर्स बैंक्स, और जो कार्ड नेटवर्क्स हैं, कार्ड होल्डर्स के जो बैंक्स हैं, वो उनके एक बैंक अकाउंट में ये डेबिट होगा। तो कार्ड नेटवर्क्स डेबिट कस्टमर्स बैंक्स एंड क्रेडिट्स द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स के अकाउंट में क्रेडिट होंगे और कस्टमर के अकाउंट में डेबिट होगा। देन कस्टमर इशूइंग बैंक डेबिट्स द ट्रांजैक्शंस अमाउंट फ्रॉम देयर अकाउंट फॉर डेबिट कार्ड्स एंड लास्ट में और इशूज देम a statement of the amount to be paid और क्रेडिट कार्ड्स। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं सेटलमेंट में, और ये सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद हम इसी प्रोसेस को यहाँ पे हमने लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। So all these are about the debit card. We will discuss in details about credit card in next video. Thank you for watching the video.